बहुत समय पहले की बात है। कहते हैं कि उस समय परी लोक की परियां धरती पर आती थी। यहाँ दिन भर घूमती थी, फिरती थी और रात को अंधेरा होने से पहले ही वापस चली जाती थी। परियों को धरती की स्वच्छ साफ पानी की नदियां, झरने, बड़े बड़े तालाब और ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत अच्छे लगते थे। परियां हमेशा जंगलों में ऐसे स्थान पर आती थी जहां दूर दूर तक कोई आदमी ना हो। परियां आदमी से बहुत डरती थी और यदि उन्हें कोई आदमी दिखाई पड़ जाता था तो वे उसके पास आने के पहले ही उड़ जाती थी और वह स्थान छोड़ देती थी। इसके बाद वह किसी नए स्थान की खोज करती थी और फिर वहां आना प्रारंभ कर देती थी। परियों को धरती पर अनेक बार कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्हें धरती इतनी अच्छी लगती थी कि वे धरती पर आने का मोह छोड़ नहीं पाती थी और जब भी उन्हें अवसर मिलता वे धरती पर अवश्य आ जाती थी। परी लोक की परियां तो धरती पर प्रायः आती रहती थी, किंतु परियों की रानी धरती पर कभी नहीं आई। उसने अपनी बेटी को भी धरती पर कभी आने नहीं दिया। रानी परी ने अपनी मां से सुन रखा था कि धरती बहुत सुंदर है, किंतु धरती पर खतरे भी कम नहीं है। अतः उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह धरती पर कभी नहीं जाएगी। परियों की राजकुमारी अर्थात रानी परी की बेटी छोटी थी। वह अपने साथ की बड़ी परियों से हमेशा धरती की सुंदरता और धरती के लोगों के किस्से कहानियां सुना करती थी। उसे उसके साथ की परियां प्रायः बताती रहती थी कि धरती की नदियां, झील, तालाब में खूब नहाती है और तरह तरह की जल क्रीड़ाएं करती है। धरती पर बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं जिन पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और मीठे मीठे फल लगते हैं। परियां बताती थी कि वे फूल तोड़कर उनकी मालाएं बनाती है और फल खाती है। एक बार उन्होंने फूलों की मालाएं बनाकर अपनी राजकुमारी को भी दी। परियों की राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी धरती पर जाने की इच्छा बढ़ती गई। वह धरती पर आकर यहाँ के पहाड़, नदियां, झीलें, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, फल फूल, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी आदि देखना चाहती थी और अन्य परियों के समान इनका आनंद लेना चाहती थी। रानी परी को अपनी बेटी की इस इच्छा के बारे में जब मालूम हुआ तो वह बहुत नाराज हुई और उसने धरती पर जाने वाली परियों का अपनी बेटी से मिलना पूरी तरह बंद कर दिया। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। परियों की राजकुमारी अब अपनी मां रानी परी जैसी दिखाई देने लगी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसका रंग गोरा और सुनहरे बाल साफ बताते थे कि वह परियों की राजकुमारी है। परियों की राजकुमारी कुछ समय तक तो रानी परी की कैद में अकेली रही, लेकिन जब उससे यह सहन नहीं हुआ तो उसने चुपचाप महल के बाहर निकलना और धरती पर जाने वाली परियों से मिलना आरंभ कर दिया। परियों की राजकुमारी अन्य परियों से इस तरह मिलती थी कि रानी परी को पता नहीं चलता था। एक बार परियों की राजकुमारी ने अपने साथ की परियों से धरती पर उसे ले चलने का आग्रह किया। सभी परियां रानी के क्रोध से बहुत डरती थी, अतः उन्होंने परियों की राजकुमारी को साथ ले चलने से मना कर दिया। परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी थी। वह वापस अपने महल के बगीचे में आ गई और एक स्थान पर जाकर छिप गई। सुबह का समय था। धरती पर आने वाली परियों ने अपने अपने पंख लगाए और धरती की ओर उड़ चली। इसी समय परियों की राजकुमारी बाहर निकली और वह भी अपने पंख लगाकर परियों के पीछे पीछे चल पड़ी। धरती पर जाने वाली परियों को इसका पता नहीं चला। परियां आगे आगे उड़ती रही और परियों की राजकुमारी चुपचाप उनका पीछा करती रही। परियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि परियों की राजकुमारी उनके पीछे पीछे आ रही है। वे जब धरती के पास
आ गई थी, अचानक परियों की राजकुमारी को छींक आ गई। परियों ने पीछे मुड़कर देखा तो घबरा गई। उन्होंने तुरंत आपस में कुछ बातें की और एक निर्णय लिया कि वे धरती पर नहीं जाएगी और वापस परी लोक चली जाएगी। उन्होंने अपना निर्णय परियों की राजकुमारी को भी बता दिया। परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी थी। उसने पहले तो सभी परियों से अनुरोध किया कि वे उसे धरती पर अपने साथ ले चले, लेकिन जब परियां तैयार नहीं हुई तो उसने परी लोक लौटने से इनकार कर दिया और उन्हें यह भी बता दिया कि वह अकेली ही धरती पर जाएगी। सभी परियां असमंजस में पड़ गई। वे जानती थी कि परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी है और वह बिना धरती पर पहुंचे वापस परी लोक नहीं जाएगी। परियां रानी परी से भी बहुत डरती थी, अतः परियों की राजकुमारी को छोड़कर वे परी लोक नहीं लौट सकती थी। अंत में सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे परियों की राजकुमारी को धरती पर ले जाएंगी और कुछ समय रुककर जल्दी ही परी लोक वापस लौट जाएगी। परियों की राजकुमारी खुश हो गई। धरती पास ही थी, अतः कुछ ही समय में सभी परियां धरती पर आ गई। वे एक सुनसान जंगल में बड़े से तालाब के किनारे उतरी थी। यह स्थान बहुत सुरक्षित था। यहाँ परी लोक की सभी परियां प्रायः आती रहती थी। परियों की राजकुमारी को यह स्थान बहुत अच्छा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि धरती इतनी सुंदर होगी। सभी परियों ने अपनी राजकुमारी के साथ तालाब में स्नान किया। कुछ देर जल क्रीड़ा की और परी लोग वापस लौटने के लिए अपने अपने पंख लगाकर तैयार हो गई। किंतु परियों की राजकुमारी अभी धरती पर रुकना चाहती थी और कुछ नए स्थान देखना चाहती थी। परियों ने अपनी राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन जिद्दी राजकुमारी नहीं मानी। परियां अकेले वापस नहीं लौट सकती थी, इसलिए उन्हें राजकुमारी की बात माननी पड़ी। परियों ने अपनी राजकुमारी को बहुत से जंगल, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी आदि दिखा है और अंत में हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर आ गई। परियों की राजकुमारी को बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत अच्छे लगे। उसका मन हो रहा था कि वह परी लोक ना लौटे और यहीं धरती पर रह जाए। परियों की राजकुमारी ने अपने मन की बात अपने साथ आई परियों से कही तो कुछ परियां नाराज हो गई और कुछ उसे समझाने लगी। परियां अपनी राजकुमारी को यह समझाने का प्रयास कर रही थी कि यह धरती उतनी सुंदर नहीं है जितना सुंदर वह समझ रही है। इस धरती पर बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ जैसे हिंसक जीव, बड़े बड़े राक्षस और देव दानव भी रहते हैं जो बड़े खूंखार और खतरनाक होते हैं। अतः उसे वापस परी लोक लौट जाना चाहिए। परियां अपनी राजकुमारी को यह सब समझा ही रही थी, तभी अचानक न जाने कहां से एक दानव प्रकट हो गया और अट्टहास करने लगा। दानव को देखते ही परियों के होश उड़ गए। वे अपनी अपनी जान बचाकर भागी और जिसे जहां जो जगह मिली वहां छिप गई। परियों की राजकुमारी ने एक विशालकाय दानव को देखा तो उसे भी डर लगा, लेकिन वह भागी नहीं। दानव ने परियों की राजकुमारी को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने आगे बढ़कर परियों की राजकुमारी को उठाया, अपने कंधे पर लादा और पहाड़ के पीछे जाकर गायब हो गया। पहाड़ी जंगल में वृक्षों और पत्थरों की आड़ में छिपी परियां अपनी राजकुमारी को ले जाते हुए दानव को देखती रही। वे दानव की शक्ति से परिचित थी, अतः वे न बाहर निकली और न चीखी न चिल्लाई। परीलोक से धरती पर आने वाली परियां परेशान हो उठी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। वे रानी परी के डर से अपनी राजकुमारी को धरती पर छोड़कर परी लोक नहीं लौट सकती थी और धरती पर लंबे समय तक रहना उनके लिए भी खतरे से खाली नहीं था। परियां ने आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया। एक परी ने कहा, धरती पर राक्षसों और देव दानवों के साथ ही वीर, साहसी और नेक इंसान भी रहते हैं। दूसरी परी ने सुझाव दिया
कि सभी परियों को ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके सहयोग से अपनी राजकुमारी को मुक्त कराना चाहिए। एक अन्य परी ने सुझाव दिया कि प्रतीक्षा करने में बहुत समय लगेगा, ऐसा इंसान ना जाने कब आए, अतः सभी को मिलकर ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए और राजकुमारी को मुक्त कराने का अनुरोध करना चाहिए। सभी परियों को अंतिम परी का सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने यह तय किया कि वे साधारण स्त्रियों के रूप में अगले दिन से ही एक वीर, साहसी और नेक इंसान की खोज आरंभ कर दी और जल्दी से जल्दी अपनी राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने का प्रयास करने लगी। परियों ने किसी तरह एक प्राकृतिक गुफा में रात बिताई और सवेरा होते ही अपना अभियान आरंभ कर दिया। वे इधर उधर फैल गई और जंगल से गुजरने वालों पर नजर रखने लगी। परियों को शाम हो गई, किंतु वीर, साहसी और नेक इंसान तो दूर की बात, उन्हें कोई साधारण इंसान भी नहीं दिखाई दिया। संभवतः दानव के भय के कारण लोगों ने उधर से गुजरना छोड़ दिया था। धीरे धीरे 3 दिन हो गए, लेकिन परियों की कोई सफलता नहीं मिली। अचानक एक दिन दोपहर के समय उस पहाड़ी जंगल से घोड़े पर सवार एक हट्ठा कट्ठा सुंदर युवक गुजरा। उसे वहीं पास ही एक वृक्ष की आड़ में खड़ी परी ने देखा और सहायता के लिए गुहार लगाने लगी। परी की आवाज सुनकर घोड़े पर सवार युवक रुक गया और उसने अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। युवक से कुछ दूरी पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी और सहायता के लिए उसे पुकार रही थी। युवक घोड़े से नीचे उतरा और पैदल चलता हुआ परी के पास पहुंचा। इसी समय अन्य परियां भी आ गई। सभी ने उस युवक को यह बता दिया कि वे परी लोक की परियां हैं और इसके साथ ही अपनी राजकुमारी के अपहरण की पूरी कहानी उसे भी बता दी। युवक वास्तव में वीर, साहसी और नेक इंसान था। उसने परियों को बताया कि वह इस राज्य का राजकुमार है और उनकी सहायता अवश्य करेगा। परियों को थोड़ी बहुत राहत मिली। राजकुमार अपने राज्य के सभी क्षेत्रों से अच्छी तरह परिचित था। उसे दानव की पूरी जानकारी भी और यह भी मालूम था कि दानव कहाँ रहता है। राजकुमार ने परियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने का पूरा प्रयास करेगा। इसके बाद वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और एक ओर बढ़ गया। राजकुमार ऊंची ऊंची असमतल पहाड़ी चट्टानों पर बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता रहा और कुछ समय बाद एक बड़ी नदी के पास आ पहुंचा। इस नदी के किनारे अनेक बड़ी बड़ी गुफाएं थी। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और एक गुफा के सामने आकर खड़ा हो गया। यह दानव का गुफा था। गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर अड़ा हुआ था। इससे यह साफ था कि दानव अपनी गुफा में नहीं है। राजकुमार ने अपनी तलवार पास की एक चट्टान पर रखी और पत्थर हटाने का प्रयास करने लगा। पत्थर बहुत भारी था और टस से मस नहीं हो रहा था। राजकुमार बहुत देर तक पत्थर हटाने का प्रयास करता रहा। अंत में उसे सफलता भी मिली और पत्थर इतना खिसक गया कि गुफा के द्वार पर एक व्यक्ति के निकल जाने योग्य जगह भी बन गई। राजकुमार ने अपनी तलवार चट्टान से उठाई और पूरी सावधानी के साथ गुफा के भीतर आ गया। शाम होने में अभी कुछ समय बाकी था। गुफा के भीतर इतना प्रकाश आ रहा था कि भीतर की सभी चीजें धुंधली धुंधली दिखाई पड़ रही थी। राजकुमार ने आंखें फाड़ फाड़ कर गुफा के भीतर नजरें दौड़ाई। वहां जीव जंतुओं के अस्थि पंजर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राजकुमार को लगा कि दानव परियों की राजकुमारी को मारकर खा गया होगा। अचानक राजकुमार के कानों में किसी स्त्री की सिसकने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार सावधान हो गया और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। गुफा के एक अंधेरे कोने में एक स्त्री खड़ी सिसक रही थी। राजकुमार ने अनुमान लगाया कि यही परियों की राजकुमारी है। उसने जल्दी जल्दी अपना परिचय दिया और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। दानव के अत्याचारों के कारण परियों की राजकुमारी का रंग पीला पड़ गया था और वह मुरझा गई थी,
किंतु इससे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी को देखा तो उस पर मोहित हो गया। परियों की राजकुमारी बहुत घबराई हुई थी। इस समय उसे राजकुमार एक देवदूत जैसा लग रहा था। राजकुमार जानता था कि यह स्थान सुरक्षित नहीं है। दानव कभी भी वापस आ सकता था और उन दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता था। अतः राजकुमार ने परियों की राजकुमारी को घोड़े पर बैठाया और स्वयं भी घोड़े पर सवार हो गया। राजकुमार का घोड़ा अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़ा था कि ना जाने कहां से दानव प्रकट हो गया और घोड़े के सामने खड़ा हो गया। परियों की राजकुमारी ने दानव को देखा तो वह भय से अचेत हो गई। राजकुमार ने भी दानव को देखा। वह घोड़े के सामने सीना ताने उसका रास्ता रोके खड़ा था। राजकुमार वीर और साहसी था। वह घोड़े से नीचे उतरा, परियों की राजकुमारी को सहारा देकर नीचे उतारा, उसे एक स्थान पर लिटाया और तलवार लेकर दानव के सामने खड़ा हो गया। दानव ने राजकुमार को इस रूप में देखा तो जोर जोर से हंसा। उसने राजकुमार को ऊंची आवाज में चेतावनी दी कि यदि वह उससे युद्ध करेगा तो बिना मौत मारा जाएगा। उसने राजकुमार को यह भी समझाया कि वह असीम शक्तिशाली दानव है, कोई उससे जीत नहीं सकता। राजकुमार ने दानव की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराता रहा। राजकुमार की मुस्कुराहट ने दानव का क्रोध बढ़ा दिया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की। राजकुमार सावधान था। उसने नीचे झुककर तलवार से दानव के हाथ पर वार कर दिया। उसका निशाना अचूक था। अगले ही क्षण दानव का दाहिना हाथ जमीन पर पड़ा था। हाथ कटते ही दानव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चीखते हुए बायां हाथ राजकुमार को पकड़ने के लिए बढ़ाया। राजकुमार ने अपनी तलवार से दानव का बायां हाथ भी काट दिया। इसी समय एक चमत्कार हुआ। दानव का दाहिना हाथ हवा में लहराया और उसके शरीर से जुड़ गया। हाथ जुड़ते ही दानव ने जोरदार ठाका लगाया। राजकुमार परेशान हो उठा। उसे लगा कि इस मायावी दानव से निपटना इतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और दानव के आगे बढ़ने वाले हाथ को काटता रहा। परियों की राजकुमारी जमीन पर कुछ देर तो अचेत पड़ी रही, किंतु उसे शीघ्र ही होश आ गया। उसने अपने सामने जो कुछ भी होता देखा तो घबरा गई। वह जानती थी कि दानव को इस प्रकार कोई नहीं मार सकता। उसने चीख कर राजकुमार को बताया कि दानव की जान गुफा के भीतर पिंजरे में बंद एक तोते में है। उसे मार दो तो दानव अपने आप मर जाएगा। दानव ने यह सुना तो राजकुमार को छोड़कर परियों की राजकुमारी पर झपटा। राजकुमार ने देखा तो वह परियों की राजकुमारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा। तभी परियों की राजकुमारी ने उन्हें पुनः सावधान किया और बताया कि वह उसकी चिंता न करके तोते के पास पहुंचे। राजकुमार को बात समझ में आ गई। उसने दोनों को छोड़ा और गुफा की ओर भागा। दानव ने भी परियों की राजकुमारी को छोड़ा और राजकुमार के पीछे पीछे वह गुफा की ओर भागा। लेकिन इससे पहले कि दानव राजकुमार को पकड़ पाता, राजकुमार ने पिंजरा खोलकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते के मरते ही दानव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में मर गया। इसी मध्य परियों की राजकुमारी भी गुफा के भीतर आ गई। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर बैठाया और फिर स्वयं घोड़े पर सवार होकर एक ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। राजकुमार परियों की राजकुमारी को घोड़े पर आगे बैठाए प्रतीक्षा करते हुए परियों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। राजकुमार जिस समय परियों के मिलने वाले स्थान पर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कहीं भी कोई परी नहीं दिखाई दी। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक उसके कानों में घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई पड़ी। इसी समय कुछ घुड़सवार सैनिक उसके सामने आए, अपने अपने घोड़े से नीचे उतरे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। ये सभी राजकुमार के सैनिक थे जो राजकुमार के महल में वापस न लौटने के कारण
उसके खोज में निकले थे। परियों को इन सैनिकों ने बंदी बना लिया था। राजकुमार की आज्ञा से सैनिकों ने सभी परियों को मुक्त किया। एक एक परी को एक एक सैनिक ने अपने घोड़े पर बैठाया और महल आ गए। राजकुमार के साथ परियों की राजकुमारी भी थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी सहित सभी परियों को अपने महल में राजसी ठाट बाट से रखा और उन्हें अपने राज्य की सुंदर सुंदर झीलें, नदियां और वनों की सैर कराई। वास्तव में वह परियों की राजकुमारी को हृदय से चाहने लगा था और चाहता था कि वह उसके साथ विवाह कर ले। परियों की राजकुमारी भी राजकुमार की वीरता, साहस और सहृदय व्यवहार पर मोहित थी। वह उसे चाहने लगी थी। उसके साथ की परियों ने भी एक एक सैनिक को पसंद कर लिया था और उनके साथ विवाह करने की सपना देख रही थी। इधर परियां और अपनी बेटी के न लौटने के कारण परी लोक की रानी बहुत चिंतित थी। उसने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की और उसके बाद अपना चमत्कारी तारास्त्र लेकर धरती की ओर चल पड़ी। रानी परी का तारास्त्र बड़ा चमत्कारी था। उसने अपने तारास्त्र के द्वारा यह मालूम कर लिया था कि उसकी बेटी और अन्य परियां धरती पर कहां है और क्या कर रही है। उसे यह जानकर बहुत क्रोध आया कि उसकी बेटी अन्य परियों के साथ धरती के मानवों के साथ विवाह के सपने देख रही है। रानी परी सीधी राजकुमार के महल के बगीचे में पहुंची। परियों की राजकुमारी इस समय राजकुमार का सिर अपनी गोद में लिए हुए किसी मधुर विषय पर बात कर रही थी। उसने अपने सामने रानी परी को देखा तो उसके होश उड़ गए। रानी परी बहुत क्रोध में थी। परियों की राजकुमारी ने राजकुमार का सिर अपनी गोद से हटाया और उठकर खड़ी हो गई। इसी समय परी लोक की अन्य परियां भी अपने अपने साथी सैनिकों के साथ आ गई। रानी परी ने सभी परियों को जलती हुई आंखों से देखा और उन्हें परी लोक वापस चलने का आदेश दिया। लेकिन परियों ने अपने अपने सिर नीचे कर लिए और अपने अपने साथी का हाथ पकड़ लिया। रानी परी की समझ में आ गया कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और अपनी बेटी सहित सभी परियों को धरती के मानव और उनकी बुराइयों के विषय में बताकर परी लोक लौटने के लिए समझाने लगी। रानी परी ने सभी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी बेटी सहित सभी परियों ने परी लोक लौटने से साफ इनकार कर दिया। रानी परी ने सभी को बहुत समझाया, लेकिन जब उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो उसे क्रोध आ गया और उसने अपने तारास्त्र की चमत्कारी शक्ति से अपनी बेटी को ब्रह्म कमल बना दिया और उसके साथ ही राजकुमार को पानी का कमल बना दिया। इसके साथ ही उसने अन्य परियों और उनके साथी सैनिकों को भी तरह तरह के फूलों में बदल दिया और दुखी हृदय से परी लोग वापस लौट गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड की एक लोक कथा था। इसी लोक कथा के कारण ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह लोक कथा कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा अपने दोस्तों को सुनाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही सुंदर और अच्छी कहानियां लाते रहता हूं। धन्यवाद।